हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 20 जून है और देखते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमें जानना है इस डिस्कशन के माध्यम से। तो आपको बने रहना है अंत तक। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से सभी से कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ये नया चैनल है। जो लोग मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं जो आ चुके हैं उनका मोस्ट वेलकम, लेकिन प्लीज़ आप सभी लोगों की ये ड्यूटी है कि इसको बाकी लोगों तक बताएं कि स्टेप अप आईएएस का जो इंडियन एक्सप्रेस का डिस्कशन है वो अब इस चैनल पर अपलोड हो रहा है, दैट इज़ आईएएस दरबार। आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। और अगले ही वीक से हम ये कोशिश करेंगे कि इस डिस्कशन का एक टाइम फिक्स हो जाए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और स्टार्ट करेंगे कोटेशन से। आज का कोटेशन बान की मून साहब का है। दिस इज आवर वर्ल्ड, अ कॉमन वर्ल्ड, एवरीबडी शुड फील अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप कैसे इस कोटेशन का यूज कर सकते हैं? तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम बात कर रहे हैं कॉमन वर्ल्ड की, हमारे वर्ल्ड की, और ऐसे में जब पूरा पेंडेमिक, ये कोरोना वायरस कोविड-19 का पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक एनवायरमेंटल कॉज की तरफ भी इशारा करता है। और ऐसे अगर टॉपिक पर, मुद्दे पर आ जाए आपको ऐसे लिखने के लिए या एथिक्स पेपर 4 में, तो वहां पर आप इस कोटेशन का यूज जरूर कर सकते हैं। दिस इज आवर वर्ल्ड, ऑब्वियसली ये हमारा वर्ल्ड है और इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हर किसी की है। हर किसी की एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और वो उसको फील करेंगे तभी हमारा वर्ल्ड जो है वो हरा भरा रह पाएगा। ठीक है, और आज जानते हैं डिस्कशन में क्या कुछ होने वाला है खास। कोटेशन आपको पता चल चुका है। दूसरे नंबर पर हम जानते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स आज यहाँ से मिलने वाले हैं, मतलब वो पॉइंट्स जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वही पॉइंट्स जो जाने बगैर आर्टिकल को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आर्टिकल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ये पूरा जो डिस्कशन चलता है, ये आपके लिए क्यों रेलेवेंट है। फ्रेंड्स, जब आप यूपीएससी की तैयारी में आते हैं तो आपको अपनी सोच को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू राइट एन आंसर। आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं या फिर इंग्लिश माध्यम के छात्र हैं, आपको एक बेहतरीन और आपको एक बहुत अच्छा आंसर प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में, और वहां पर लिखने के लिए जो समझ होनी चाहिए उसी का विकास होता है एडिटोरियल डिस्कशन से या एडिटोरियल को पढ़ने से। पढ़ते वक्त कई सारी परेशानियां आती हैं, कुछ टिपिकल वर्ड्स हमें मिलते हैं, कुछ टिपिकल सेंटेंस मिलते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, और उसी को आसान भाषा में समझने के लिए ये डिस्कशन सुनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से कुछ अलग एंगल भी आपको समझ में आता है, डायमेंशन समझ में आता है, और तब जब आप न्यूज़पेपर को फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं रह जाएंगी। साथ में जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है आपको आंसर राइटिंग के लिए, आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज टोटल 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है, एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि प्लीज़ उस क्वेश्चन का आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है कमेंट बॉक्स में जाने में और क्वेश्चन का आंसर करने में, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत समय तक याद रहेगी अगर आप इतना एक्सरसाइज करेंगे तो, राइट। सो आज के डिस्कशन में हम देखेंगे अ परफेक्ट स्टॉर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए कुछ इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि इतना बड़ा इवेंट हुआ, इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ, और ख़ास करके जब से ये कोरोना वायरस है, जब से इसकी एंट्री हुई है, तब से शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गुड न्यूज़ सुनने के लिए तरस गए होंगे। एक के बाद एक के बाद एक बैड न्यूज़ आपके सामने आ रहे हैं। उसी में से एक बैड न्यूज़ सुशांत सिंह राजपूत का भी है, और वो इतना डिसहार्टन है कि अभी तक हमारे दिलो दिमाग से वो घटना निकल नहीं पा रही है। तो ये जो मेंटल ट्रॉमा है, मेंटल स्ट्रेस है, क्या क्या ये किसी एक इंडस्ट्री में पर्टिकुलर है या फिर ये देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न इंडस्ट्री में, बाकी जगह पर भी कॉमन पीपल के साथ भी है? तो क्या कुछ डाटा कहता है इसमें, कितने नंबर्स हैं सुसाइड के, ये सारी चीज़ें हम आर्टिकल में जानने वाले हैं, तो उसको सुनना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। फिर हम गालवान वैली पर डिस्कस करने वाले हैं, एक अलग एंगल डिस्कस करेंगे, और काफ़ी अच्छा है वो आर्टिकल। माइग्रेंट वर्कर की क्या नीड है, सरकार के द्वारा उठाए गए क्या कदम हैं, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू आपको पता चल गया कि क्या कुछ होने वाला है अंत तक इस डिस्कशन में। और अब ये रहा टॉपिक जो आप यहाँ से एडिशनल पॉइंट्स लेकर के जाने वाले हैं। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया था, और आपको बता दें कि ये जो इवेंट हुआ, इतनी बड़ी जो घटना घटी है देश में, और उसके बाद ये एक्ट और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा
यूपीएससी में हमें ये देखना होता है हमेशा कि कोई भी जो इवेंट घट रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक है, स्ट्रेटेजिक है, मेडिकल इश्यूज को लेकर के है, तो वहाँ पे हमें यही देखना है कि क्या लॉ एंड क्या रूल रेगुलेशंस अभी एग्जिस्ट होते हैं और कैसे उसमें और बदलाव किए जाने चाहिए या हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर के ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। टेलीमेडिसिन और टेलीमेडिसिन प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म्स का नाम लगातार न्यूज़ में है, खास करके इस पेंडेमिक के बाद से। तो इसके बारे में हम जानेंगे। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, जिसके बारे में हमने पहले भी आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज भी हम ओवरव्यू लेंगे कि आखिर ये एक्ट है क्या, क्या राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, एसओपी क्या है, ये हम जानेंगे। इसके अलावा इंडिया चाइना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्रीलिम्स बेस्ड और मैपिंग बेस्ड फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं इस पूरे डिस्कशन में, ठीक है। तो अब देयर इज मुझे लगता है कि काफ़ी रीजंस आपको मिल गए हैं, काफ़ी कारण दे दिए गए हैं कि आपको क्यों अंत तक पूरे डिस्कशन में रहना चाहिए। परफेक्ट स्टॉर्म हमारा पहला आर्टिकल होगा, उसके बाद द फेस ऑफ इन गालवान वैली, एंड थर्ड आर्टिकल होगा वर्कर पर, माइग्रेंट वर्कर पर, ठीक है। सो आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस टोटल 4 क्वेश्चंस हैं आज, 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। बहुत ही ध्यान से प्यार से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, सोचना है और फिर आंसर राइटिंग करनी है। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बिल्कुल ये ना सोचें कि आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल भी ये ना सोचें कि अरे आप आंसर कैसे लिख सकते हैं, आपसे अच्छा आंसर नहीं लिखा जाएगा। आपको सिर्फ अपना पेन उठाना है और आंसर लिखना शुरू कर देना है। आपके सामने क्वेश्चन है, अभी हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, हमें मेंटल हेल्थ केयर पर कई सारे फैक्ट्स मिलने वाले हैं और वहां से जितना समझ में आता है उसको अपने ओपिनियन के तौर पर अपने आंसर में डाल देना है, ठीक है। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर उसको लिखने की कोशिश करनी है। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी हिंदी में क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए गए हैं, प्लीज आपको इस क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देखिए कहाँ कहाँ पर अवेयर हो जाएंगे। जब हम बात करेंगे अभी हेल्थ केयर अमेंडमेंट एक्ट की, तब आप वहां पर अवेयर हो जाएगा, बिकॉज से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा सवाल, इंडिया चाइना बॉर्डर पर जो पासेस हैं, जो पासेस कनेक्ट करते हैं इंडिया एंड चाइना को, उससे जुड़ा हुआ है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेंट लेबरर को लेकर के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा भूटान, ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन होगा श्योक रिवर पर। तो रिवर पर हम रोज ही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, कल के क्वेश्चन का भी आंसर आपको बताया जाएगा लास्ट में कि उसका सही आंसर क्या है, ठीक है ना। सो ये जानकारी कोचिंग से जुड़ी हुई है। तो आपको बता दें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको गाइड किया जाता है, पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारा एक ऐसा फीचर है जो कई सालों से आपके सामने है। कुछ नए लोग अभी जुड़ेंगे इस चैनल पर, उनको शायद नहीं पता होगा, तो उनको बता दें कि अगर आपको कभी गाइडेंस की कमी महसूस होती है या आप नए हैं, आपको नहीं पता प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। 8750069419 नंबर है। आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तैयारी कैसे शुरू करना है, क्या करना है, आगे का जो पर्सपेक्टिव है वो कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें आपको ट्रेनिंग के तौर पर भी आगे दी जाती है। सो इस समय में ऑनलाइन फुल कोर्स भी अवेलेबल है, यानी कि क्लासरूम प्रोग्राम जिसको आप बोलते हैं, एंड गाइडेंस का प्रोग्राम भी अवेलेबल है। आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। अ परफेक्ट स्टॉर्म, जीएस पेपर 2 हेल्थ में इसको एसोसिएट करेंगे और यहाँ पर पहले हम बैकग्राउंड जानेंगे और फिर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो बैकग्राउंड में सबसे पहले ज़रूरी है जानना कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 क्या कहता है। तो आपको बता दें 2018 जुलाई में ये फोर्स में आता है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट माना गया क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स को ऐड किया गया जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको बता दें मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 का जो एक्ट था उसको सुपरसीड करके ये नया एक्ट लाया गया क्योंकि इंडिया ने एक कन्वेंशन को साइन किया था। उस कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एंड इट्स ऑप्शनल प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हो सकता है कि पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में, और इस कन्वेंशन को साइन करने के बाद इंडिया और इस बात के लिए ऑब्लाइज था कि वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो उसको माने, उसको फुलफिल करे, और तब ये एक्ट में बदलाव किया गया। तो क्या बदलाव था? जो सबसे बड़ा बदलाव था, आपको याद होगा 2017 के एक्ट में, वो ये था कि पहले 2017 से पहले जो सुसाइड हुआ करती थी उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। यानी वो व्यक्ति जो खुद एक बीमारी से ग्रसित है, उसको खुद एक परेशानी है, उसको खुद
एक ऐसी सिचुएशन में है जिससे कि वो बाहर नहीं आ पा रहा है, बहुत ही लाचार है। और जब वो ऐसा कोई कदम उठाता है जो सुसाइड का कदम हो, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस में रखा जाता था और उसके लिए उसको कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन 2017 के बाद इस बात को समझा गया और इस एक्ट में इसको बदल करके इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा बदलाव था वहां पर, ये आपको याद जरूर रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये चेंज कब आया या कब नहीं आया, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि इस कन्वेंशन को इंडिया ने साइन किया है एंड 1987 का जो एक्ट था उसको रिप्लेस किया। 2017 के एक्ट ने बहुत सारी चीज़ों में इसने बदलाव किया कि जो मेंटल इलनेस है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसके लिए प्रॉपर एजेंसीज होनी चाहिए जो पर्टिकुलर नॉलेज वगैरह प्रोवाइड करे, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जो उनसे बात करे, जो भी पेशेंट्स हैं उनको गाइड करे, और एक जो स्टिग्मा है सोसाइटी में उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए कि जो मेंटल डिजीज है, मेंटल इलनेस है, ये भी एक डिजीज है। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ होता है, किसी को और अदर हाइपरटेंशन है, इस तरीके की जो बीमारी है वैसे ही एक बीमारी है ये मेंटल इलनेस, और इसको इसी की तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और ये सारी बात यही 2017 से इसकी शुरुआत होती है और मेडिकल इंश्योरेंस से लेकर के मेडिकल केयर ट्रीटमेंट तक प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी सरकार लेती है यहाँ से, ठीक है। इसमें एक और बदलाव हुआ है जो बहुत जरूरी है आपका जानना। वो बदलाव ये है कि ECT दैट इज इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी, जिसमें कि आपको याद होगा कि जो मेंटल इलनेस से ग्रसित जो लोग हैं उनको करंट वगैरह दिया जाता था, ठीक है। और करंट देने से ऐसा माना जाता था कि उसकी जो दिमागी स्थिति है वो सही जगह पर आ जाएगी, लेकिन ये कई बार उनको और हार्म पहुंचाता था। तो इसको पहले तो इमरजेंसी केस में किया गया, बाद में इसको प्रोहिबिट कर दिया गया माइनर्स की थेरेपी के लिए, ठीक है। तो इसको चेंज किया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और इसके बाद एडिशनल जो भी इसमें सिम्टम्स है लाए गए उसको कि मेडिकल इलनेस को कैसे ट्रीट किया जाए, स्टिग्मा को कैसे टेकल किया जाए, सोसाइटी में इसके लिए लोग बात करें, इसको छुपाया ना जाए। और जब हम बात करेंगे, अभी हम आर्टिकल में देखेंगे कि जब आप किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो वो कितनी बड़ी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है, इसके बारे में हम आइए आर्टिकल में ही देखेंगे। लेकिन इसके पहले एक और फैक्ट आपको जानना जरूरी है, टेलीमेडिसिन। अभी हम बेसिक फैक्ट जान रहे हैं, फिर हम आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। टेलीमेडिसिन काफी ज्यादा न्यूज में है, खास करके जब से कॉन्टेक्ट लेस चीज़ों को हम प्रमोट कर रहे हैं, जब से सोशल डिस्टेंसिंग हमने सीखा है, तो टेलीमेडिसिन, हालांकि ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 1950s का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन अब ये न्यूज़ में है, ये चर्चा में है। ये क्या होता है, ये बहुत ही इफेक्टिव और एक्सेसिबल हेल्थ केयर सिस्टम है। इसमें जो पेशेंट और डॉक्टर का एंगेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो पाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जनरली कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और इसमें जो फिजिशियन और पेशेंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, उसके लिए किसी लाइन की ज़रूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और वर्चुअल तरीके से यानी इंटरनेट के माध्यम से या अदर तरीके से कांटेक्ट किया जा सकता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, और जो भी प्रॉब्लम है उसको एक्सेस भी किया जा सकता है। यही है टेलीमेडिसिन या टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बहुत ही दुखद घटना घटी देश में, और एक बहुत ही प्रखर, जिसको आप बोलते हैं एक्टर, सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे, और उनके ना होने का जो कारण है वो और भी ज़्यादा दुखद है, क्योंकि उन्होंने सुसाइड कमिट किया। सुसाइड कमिट करने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो डिप्रेशन बताया जा रहा है। आखिर ये डिप्रेशन से वो लड़ रहे थे और उनको कहीं किसी से सपोर्ट नहीं मिलता है, यानी कि जो लोग हैं वो उनकी इस प्रॉब्लम को समझने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे, चूक गए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो इवेंट हुआ है, ये जो घटना घटी है, ये सिर्फ एक घटना होगी देश में? आपको नहीं लगता कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस परेशानी से जूझ रहे होंगे, और बहुत सारे लोग हैं जिनकी जानें चली जाती हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो बड़े लोग नहीं हैं, समहाउ उनको कोई जानता नहीं है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये आज बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में घुस गई है, ये जो मेंटल हेल्थ डिस्ट्रेस है, और ये इसका कारण जो है वो मेन कारण स्ट्रेस है। स्ट्रेस फ्रेंड्स कई तरीके के होते हैं, कई तरीके के स्ट्रेस हो सकते हैं। इकोनॉमिक स्ट्रेस हो सकता है इंसान को,
इंसान को अकेलेपन का स्ट्रेस हो सकता है, और किसी को बिजनेस का स्ट्रेस हो सकता है। तो अलग अलग तरीके के स्ट्रेस होते हैं। आज की जो दुनिया है वो इतनी फास्ट हो चुकी है, इतनी फास्ट हो चुकी है कि इसमें लोगों के पास समय बहुत कम रह गया है दूसरों को देने के लिए। एंड दैट टू, जो टेक्नोलॉजी हमें एक तरफ मदद पहुंचाता है, जो हमें आगे बढ़ाता है, वही दूसरी तरफ हमें बहुत अकेला भी करता है। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, इस पूरी चीज़ों को फील कर पा रहे होंगे, क्योंकि हर किसी को कभी ना कभी इस चीज़ का एहसास होता है। और कभी तो हम बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है हमारे लाइफ में, तो हमें नहीं ऐसा लगता कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है इस तरीके की। लेकिन वही कोई एक ऐसा मोमेंट कभी आ जाता है जब आप बहुत ही अकेला महसूस करते हैं। उस समय आपको लगता है कि यस, देयर इज सम प्रॉब्लम, यस देयर इज सम इलनेस लाइक दिस, जिसको कि कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि पब्लिक डोमेन में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और यही आज का आर्टिकल है, और इसी मुद्दे पर कुछ चर्चा की गई है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है, और लोगों को कैसे इस पर रिएक्ट करना चाहिए। तो आते हैं एक एस्पेक्ट पर। कहा गया है कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो एक एक अहम कारण माना जाता है इसके पीछे। कई बार इसमें डेथ ऑफ डिस्पेयर का ये जिक्र करते हैं, और ये जो टर्म दिया गया है, ये नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये टर्म दिया। और ये कहानी है 2008 के समय की, जब इकोनॉमिक रिसेशन आता है तो वहाँ पर जो वर्किंग एज अमेरिकन थे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी नीचे चली गई थी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का नीचे जाने का कारण जो माना जा रहा था वो इकोनॉमिक रिसेशन को माना जा रहा था, और वहीं से ये टर्म निकल करके आता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस जब आती है लोगों के सामने, तो वो लोगों को बहुत परेशान करती है और मेंटल इलनेस का एक अहम कारण माना जा सकता है। इस समय में अगर देखें करंट जो सिचुएशन वो क्या है, तो इस समय में एक अलग सी अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो लॉकडाउन के समय में एक अनसर्टेनिटी है कि ना जाने आगे क्या होगा, कैसे चीज़ें नॉर्मल होंगी, कैसे चीज़ें अपनी पटरी पर वापस आएंगी। बिकॉज एक तो कोई वैक्सीन नहीं है, ये जो बीमारी है बढ़ती जा रही है, लोगों तक पहुंचती जा रही है, लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में एक स्टॉर्म क्रिएट हो सकता है, और ये कहीं ना कहीं ये जो सुसाइड का केस है वो बहुत ज़्यादा इसको है, ये नोट भी किया गया है। इवन बिफोर द पेंडेमिक, बिफोर द लॉकडाउन भी जो लोगों के अंदर स्ट्रेस था वो बहुत ज़्यादा था, इसको भी क्लियर किया गया है। और इस मुद्दे पर बात होना बहुत ज़रूरी है, इस मुद्दे पर प्रॉपर लेजिस्लेशन का आना बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बिफोर पेंडेमिक, तो आइए देखते हैं कि जब पेंडेमिक, ये तो अभी लॉकडाउन हुआ, इसके पहले की मेंटल हेल्थ सिचुएशन कैसी थी भारत में। तो उस समय भी कुछ अच्छी स्थिति नहीं थी। भारत मेजर कंट्रीब्यूटर में से एक है जो इलनेस, जो मेंटल इलनेस का बर्डन झेलता है। यानी कि भारत में और सारी बीमारी तो है ही, साथ में आज मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है, जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। थर्ड ऑफ ऑल फीमेल एंड क्वार्टर ऑफ ऑल मेल सुसाइड डेथ इन वर्ल्ड अकरिंग इन दिस कंट्री। यानी कि जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो सभी सुसाइड कमिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। और इसको नोटिस किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं बट नोटिस नहीं किया जा पाता है। ये अभी इतनी बड़ी घटना घटी और इतने बड़े सेलिब्रिटी ने ऐसा किया, तो ये जो मुद्दा है वो इतना ज़्यादा उठा है। और वो भी तब जब सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। अभी अगर बाकी सारे एक्टर्स उनके सपोर्ट में नहीं आते या इस चीज़ को और तूल नहीं दिया जाता, तो फिर शायद ये बातें दब के रह जाती हैं। जो डिप्रेशन का इशू है उसको अभी देखिए आप, तो बहुत उठाया जा रहा है। और इस समय में हमें बहुत ज़रूरी है कि ये जो चैलेंज है इतना बड़ा, उसको हम काउंटर करें, इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम को समझें कि जैसे बाकी सारी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन की वजह से, जब ये मेंटल इलनेस और ये प्रॉब्लम आता है और लोगों को परेशान करता है, तो उसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। नाउ वी आर कमिंग टू द सॉल्यूशन कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन। तो एक तरफ तो ऐसा सॉल्यूशन जो कई बार अनअफोर्डेबल हो जाता है, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे टेलीमेडिसिन के बारे में। टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट अवेलेबल होते हैं। देखिए, आपको एक आम आदमी की तरह सोचना है। कई बार क्या होता है, लोग इस चीज़ का जिक्र नहीं करते। अगर कोई डिप्रेशन में है या किसी के फैमिली में कोई डिप्रेशन में है, तो इस बात को छुपाया जाता है, जनरली आगे पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जाता, सोसाइटी में बताया नहीं जाता। तो लोग क्या करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई स्पेशलिस्ट मिल जाए, कोई साइकोलॉजिस्ट मिल जाए, और बहुत ही साइलेंटली
वो उनसे बात कर पाएँ और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर पाएँ, राइट? तो ऐसे में क्या होता है, कई सारे टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसको प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन वो अनअफोर्डेबल होता है कई बार। और दूसरा ये बताते हैं कि दिस इज अ कंपाउंडेड बाय द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल लिटरेसी एंड एडिक्वेट इंटरनेट कनेक्टिविटी रिमेन्स अ डिस्टेंट गोल। अब ऑब्वियसली ऐसे समय में अगर आप टेली मेडिसिन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, तो वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी का भी होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि हालांकि ये जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ हैं जो इन मेडिसिन प्लेटफॉर्म्स के द्वारा दिए जाते हैं, वो ऑब्वियसली कमेंडेबल हैं और एक अच्छा इनिशिएटिव है जो लोगों की मदद करता है। नाउ द फ्रजल इनोवेशंस, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमारे भारत में इतनी कैपेबिलिटी है, यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, यहाँ के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और सुपरविजन को देना होगा, जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सपोर्ट करना होगा, और इस तरीके से एक इफेक्टिव डिलीवर सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर हम लोगों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएँ। यहाँ पे एक इसका जिक्र करते हैं, एनजीओ का जिक्र करते हैं, संगत। और ये जो एनजीओ है ये काफ़ी अच्छा काम करता है इसमें, खास करके ट्रीटमेंट फॉर डिप्रेशन डेवलप्ड बाय संगत। इसमें इन्होंने पूरा एक सिस्टम बना रखा है जहाँ पे कि एक इनोवेटर के तरीके से है ये लोग, और ये डिप्रेशन से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, पेशेंट्स से मिलते हैं, उनको ऑब्वियसली जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक अच्छा काम इनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे ही जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको और इस्टेब्लिश किया जा सकता है। गवर्नमेंट भी इस तरीके के काम कर सकती है जो जिसमें कि एक अफोर्डेबल और इजी हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। देर इज नो वन साइज फिट ऑल प्रिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना होगा कि कोई भी ऐसा नहीं है कि एक प्रिस्क्रिप्शन हमने दिया और उसमें सारे लोग फिट हो गए, क्योंकि हमेशा जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट होती है, हर किसी के अपने अलग अलग प्रॉब्लम है, उसको वैसे ही डील करना पड़ता है। जैसे सिंपल अगर आप यूपीएससी की तैयारी को ही ले लीजिए, तो हर किसी को सेम प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जब आप लोग किसी टॉपर का वीडियो देखते हैं और उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आपको हमेशा ये बात समझनी होगी कि आपकी तैयारी, आपकी प्रॉब्लम अलग है, और जो सामने जिसका सिलेक्शन हुआ है हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम डिफरेंट रही होगी। अगर आपकी प्रॉब्लम उनसे मैच करती है तो आप उनका तरीका बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होता है कि जो मेंटल डिजीज़ है या मेंटल इलनेस है, उसमें हर किसी की अपनी अलग अलग समस्या होती है, एक यूनिक कैरेक्टर का होता है, जिसमें कि जो पर्सनल इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है और बातचीत बहुत ज़रूरी है। इसमें इन्होंने बताया है 4 से 5 सॉल्यूशंस बताए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो इन्होंने बताया जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, दैट अवेयर एंड एक्नॉलेज योर मेंटल हेल्थ। सबसे पहले तो आपको अवेयर होना है, आपके मेंटल हेल्थ के बारे में खुद फील करना है, समझना है कि आर यू ओके, एंड आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो किस तरीके की है। फीलिंग इरिटेबल for no reason should be as important as you feeling pain in your chest. Getting my point? क्या कहा जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति इरिटेट हो रहा है बिना किसी रीजन के, फ्रीक्वेंट हो रहा है, तो आपको समझना है कि ये उतनी ही बड़ी बीमारी है जैसे कि अगर किसी के चेस्ट में पेन हो जाता है तो वो घबरा जाता है, करे मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो वही सेम स्थिति आपको वैसे ही फील करना है। अगर ये बता रहे हैं कि लोगों को कैसे खुद के लिए अवेयर होना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि वी हैव टू टॉक टू समवन, इट्स ओके टू टॉक, बात करना होगा, लोगों को बताना होगा। ये स्लोगन है संगत का, ये स्लोगन है, इट्स ओके टू टॉक। आपको अपने आप को कंफर्टेबल जोन में लेके जाना है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है। और ये कहते हैं कि द आइडिया दैट शेयरिंग वंस स्टोरी, जब आप अपनी स्टोरी को शेयर करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, इज नॉट ओनली अ पावरफुल वे टू फील बेटर बट ऑल्सो द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस स्टिग्मा। ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम है, मैंने इसको अगले प्लेटफॉर्म पर बताया, मैंने इसको डिस्कस किया कि मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को रिकवर किया, मैं इससे ठीक हुई, मैं बाहर आई, तो अब ये क्या करेगा, ये एक तो सामने अगर कोई ऐसा ही पेशेंट है तो उसको हील करेगा। दूसरा, ये वो जो स्टिग्मा है सोसाइटी में कि लोग बात नहीं करते हैं इस बारे में, उसको खत्म करेगा। तो आप देखिए इन दिनों हमने कई ऐसी स्टिग्मा है जिसको खत्म करने की कोशिश की है, जिसके बारे में लोग बात करना नहीं पसंद करते थे, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी था। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अपनाने की ज़रूरत है। थर्ड इज डू समथिंग फॉर अदर्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, जब आप परेशान फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कोई भी नहीं है, तो सबसे सिंपल उपाय है कि आप किसी और के लिए सोचें, आप
केयर गिविंग कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ओल्ड एज होम में जाके कुछ सर्विसेज दे सकते हैं, ऑर्फनेज को कुछ को हेल्प दे सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप लोगों की मदद करते हैं तो वो आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है और इस प्रॉब्लम से बाहर आने में मदद करता है। चौथा बताते हैं, रिमाइंड योर सेल्फ दैट ऑल द ह्यूमैनिटी इज बीइंग बफ्टेड बाय द सेम रफ सीज। इसका मतलब समझिए कि जितने भी ह्यूमन काइंड है वो ऐसे ही समंदर में गोते लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ लोग हैं जो किनारे पर पहुंच जाएंगे, कुछ लोग हैं जो डूब जाएंगे, कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें खुद ये डिसाइड करना है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम किनारे पर कैसे पहुंचेंगे, सेफली कैसे पहुंचेंगे, उसके बारे में सोचना है। और हमें एक बार को ये सोचना है कि हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, वी आर नॉट द ओनली वन, ठीक है। फाइनली, इफ योर डिस्ट्रेस इज परसिस्टेंट एंड कमिंग इन द वे ऑफ गेटिंग थिंग डन, सीक हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल। अब अल्टीमेटली जब आपको लगता है कि इन सभी चीज़ों में से कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा, तो फिर अब प्रोफेशनल के पास हमें जाकर के मदद लेनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको डिस्कस किया गया है। अंत में कंक्लूड करते हैं कि ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको और अच्छा बनाने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए। किसको? इंडिया के मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम को। हमारे पास एक अच्छा एक्ट लाया गया 2017 में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उस पर बातचीत, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो इवेंट है या ये जो केसेस के नंबर्स हैं इस बात को उठाते हैं कि सरकार को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए और कैसे हम चीप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वी हैव टू थिंक अबाउट इट। क्योंकि क्या होता है, जनरली एक ही बात पर एम्फेसिस किया जाता है, डॉक्टर, डायग्नोज एंड ड्रग। और इसके अलावा जो ट्रेडिशनल बायोमेडिसिन है इस पर ही हम लोग रहते हैं। तो अब हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत है और इसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। और ये एक बहुत सीरियस क्राइसिस है जिससे हम लड़ रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, और हमें इसको भी ठीक करना चाहिए बाकी सारी प्रॉब्लम्स की तरह, ठीक है। तो एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा गया था और इस इशू पर बात होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप लोगों को इस बारे में सोचना है क्योंकि क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ये जो फैक्ट्स हैं या जो इमोशंस हैं वो तो हैं ही, लेकिन यूपीएससी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। आइए अगला आर्टिकल देखते हैं, गालवान वैली पर है, जिस पर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में इसको एसोसिएट कर देंगे। हमने कई आर्टिकल को डिस्कस किया और लगातार रोज कहीं ना कहीं एक एक आर्टिकल हम डिस्कस करते ही जा रहे हैं। आइए देखते हैं आज के आर्टिकल में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को उठाया गया है। सबसे पहले तो ये जिक्र करते हैं इंडियन आर्मी और पीएलए का, दैट इज पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, ठीक है। क्या होता है? एनकाउंटर होता है दोनों लोगों का। कहाँ पर? लद्दाख में। अभी जो वहाँ पे स्टैंड ऑफ कंडीशन बनी हुई है। अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर के माध्यम से एक एग्रीमेंट है जिसमें कि ये कहा गया है कि दोनों देशों की जो आर्मी है वो कोई भी ऐसा गोली वगैरह अपने साथ नहीं रख सकती है, फायर नहीं कर सकती एक दूसरे पर। तो उसको हमेशा उसको एक्सक्लेट किया जाता है और ये अभी तक चलता आ रहा था। अभी क्या हुआ? अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ? वहाँ पर झड़प होती है। पीएलए अपनी तरफ से, उस तरफ से जो आर्मी आते हैं उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ इंडियन आर्मी से उनके फाइट होती है। इसमें हमने अपने 20 जवानों को खो दिया वहाँ पर। तो इनका आर्टिकल में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ये उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, वहाँ पे जो इवेंट अभी चल रहा है उसमें कहाँ पर कमी रही, क्या चूक रही, उसको ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं एनकाउंटर का। जो गालवान वैली में एनकाउंटर हुआ वहाँ पर बिहार बटालियन को प्लेस किया गया था, आपको मालूम होगा। एंड जो बिहार बटालियन वहाँ पर रखे गए थे, वाइल दे आर आर्म्ड विद बैटन्स एंड बैम्बो स्टिक्स, क्या हुआ कि इधर की जो आर्मी थी, जो इंडियन आर्मी थी, जो कि एग्रीमेंट है कि ऑब्वियसली दोनों बीच में सिर्फ हाथापाई हो सकती है, कोई ऐसा फायरिंग वगैरह नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ के जो बटालियन थे, खास करके बिहार बटालियन, उन्होंने अपने पास कुछ भी सिक्योरिटी के लिए नहीं रखा था, राइट। लेकिन जो पीएलए आर्मी इधर से आती है वो पूरी तरीके से तैयार होकर के आती है। वो बैम्बो स्टिक और वो बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्ट हार्म कर सकते हैं पर्सन को, वो लेकर के आते हैं। और उसके बाद जो स्थिति वहाँ पर बनी वो हम सबके सामने है आज। टैक्टिक्स ऑफ अनआर्म्ड एनकाउंटर।
तो एक तरीके से यहाँ पे आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि पीएलए पूरी तरीके से तैयार था, वो माइंडसेट बना करके था कि उनको यहाँ पर आकर के टारगेट करना है, हिट करना है। और अभी तक जितने भी न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में जो फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाए गए हैं उसमें कुछ बातें बहुत ही क्लियर कट दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो ये दिखता है कि उनके जो नंबर्स हैं, जो पीएलए आर्मी जब आते हैं तो उनके नंबर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन आर्मी, राइट। दूसरी चीज़ कि अगर अगर वहाँ पे जैसे बिहार बटालियंस को रखा गया था और उन्होंने अपने अपने लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी थी, अपने बचाव के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी थी, लेकिन अगर वही वही वहाँ पर कुमाऊँ को या गढ़वालीस को या गुरखास को रखा जाता तो वो अपने पास खुरकरीस को ज़रूर रखते। ये एक तरीके का एक सिस्टम है जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो क्या वो उसको अपने साथ नहीं रखते अगर किसी और बटालियन को वहाँ पर प्लेस किया जाता तो इनका कहना है, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जब बिहार बटालियन को रखा गया तो बिहार बटालियन पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, वो बहुत ही अनप्रिपेयर्ड थी इस पूरे इवेंट के लिए। और इसकी वजह से ये जो इतनी बड़ी दुर्घटना वहाँ पर घट गई। और इसमें हर किसी को, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हर किसी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो इवेंट घट रहे हैं उसके पीछे जो मेन कॉज है वो क्या है। ये तो ठीक है कि पीएलए आर्मी के साथ झड़प होता है और उसके बाद इतना हताहत हो जाता है, लेकिन हमें ये भी एक बार को देखना पड़ेगा कि हमारी तरफ से कहाँ पर चूक रह रही है। हम वहाँ पर क्या पॉलिसी मेकिंग्स करते, हम वहाँ पर किस तरीके से किन को प्लेस करते, कौन से बटालियन को प्लेस करते, और हम अगर वहाँ पर बिहार बटालियन ही है तो उनको किस तरीके से खुद को रक्षा करने के लिए हमें ट्रेन करना चाहिए था कि आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं या जो भी है अपार्ट फ्रॉम द एग्रीमेंट। क्योंकि पीएलए की तरफ से हमेशा एग्रीमेंट्स को तोड़ा गया, हमने कई बार कई आर्टिकल में डिस्कस किया है। द पीएलए पेट्रोल केम नॉट विद अ गुड इंटेंशन, ये तो क्लियर है, समझ में भी आ गया कि उधर से जो लोग आए वो क्लियर और गुड इंटेंशन से बिल्कुल नहीं आए थे। इनका आर्टिकल में ये कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले ऐसे कई बार हुए हैं, लेकिन जब भी जो पेट्रोलिंग आर्मीज होती हैं उनको रोका जाता है, बताया जाता है कि आप हमारी सीमा में आ रहे हैं, तो वो फिर वापस होते हैं, पीछे चले जाते हैं और उस चीज़ को समझते हैं। लेकिन इस बार का जो इवेंट था उसमें क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है कि वो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड थे और उनका इंटेंशन सही नहीं था यहाँ तक आने का। और इतना बड़ा ये जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ टू अवॉइड इस एस्केलेशन। तो अभी तक क्या होता है कि हम किसी भी तरीके के वॉर को अवॉइड कर रहे हैं, राइट, चाहे वो चाइना हो या फिर वो भारत हो। तो कह रहे हैं कि ये एक अच्छी बात है कि वॉर लाइक कंडीशन तो बन रही है, लेकिन वॉर को अवॉइड किया जा रहा है दोनों देशों के माध्यम से, खास करके ऐसे देश जो कि न्यूक्लियर वेपन पावर्ड नेशन हैं और वो इस तरीके के वॉर को अवॉइड कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो सिस्टम अभी चल रहा है कि हम ये बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं या फिर चाइनीज़ आर्मी जो अग्रीमेंट है उसको ब्रीच कर रही है बार बार, ये कब तक चल सकता है इस तरीके से। नीड अ वाइबल नेशनल स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। इनका कहना है कि आज 70 ईयर्स हो चुके हैं एंड वहाँ पर 3000 किलोमीटर में 3 लाख ट्रूप्स, क्या पॉसिबल है कि आगे भी 2060 तक ऐसे ही पेट्रोलिंग करते रहें और वहाँ पर बॉर्डर की सुरक्षा करते रहें? क्यों? क्योंकि हमारे बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो क्यों नहीं एक प्रॉपर नेशनल स्ट्रेटजी तैयार की जाए, क्यों ना एक ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाए दोनों देशों के द्वारा मिल करके। तो ये आज बहुत ज़रूरी है, सिनो इंडिया बॉर्डर का जो डिस्प्यूट है उसको परमानेंटली रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, ये आर्टिकल में राइटर का मानना है। अ लर्निंग इंसिडेंट एंड ट्रेन आर इन्फेंट्री, साथ में ये भी कहते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ ये इससे हमें सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सीखने की ज़रूरत ये है कि वहाँ पर जो हमारे 20 जवान मारे गए, आखिर क्यों नहीं हम उनको प्रोटेक्ट कर पाए, क्या कमी रही हमारी तरफ से, उस चीज़ को वहाँ पर सीखने की ज़रूरत है कि आगे ऐसा कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हमें अपने इन्फेंट्रीज को ट्रेन करना है, उनको हर तरीके से हर एंगल से ट्रेन करना है, वैसे ही जैसे कि चाइनीज़ आर्मी अपने उसी इंटेंशन के साथ आते हैं और यहाँ पर इतनी बड़ी तबाही करके चले जाते हैं। तो हमें भी अपने आर्मी को भी वैसे ही ट्रेन करने की ज़रूरत है कि कैसे क्विक डिसीजन लिया जाए, इसके लिए कुछ ऑटोनॉमी, इसके लिए कुछ प्रॉपर स्ट्रेटजीज को बनाने की ज़रूरत है। इस पर हमने पहले भी आर्टिकल को डिस्कस किया हुआ है। तो ये नीड ऑफ द टाइम है जिस पर फोकस किया जाए। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने लैंड स्वैपिंग की बात की थी 1960 में जो प्रपोजल लेकर के आए थे चाइना की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हैं और अलग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिसको कि अपनाया जा सकता है।
अगला आर्टिकल है माइग्रेंट वर्कर पर हम डिस्कस करेंगे, जीएस पेपर 2 में आ जाएगा ये, सोशल जस्टिस वाले सेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन के बारे में, रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979। आपको बता दें कि ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एक्ट है, लेकिन दिक्कत ये है कि अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है बहुत सारी जगह पर। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमने, आपको याद होगा, एक बार डिस्कस किया था उस चैनल पर फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर के बारे में और सेक्टर के बारे में। तो जब ये एक्ट कहीं पर लागू किया जाएगा तो देखिए सारी चीज़ें फॉर्मलाइज हो जाएंगी, और जब चीज़ें फॉर्मलाइज हो जाती हैं तो वहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब रही बात माइग्रेंट वर्कर की, तो अभी सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? वो ये है कि माइग्रेंट वर्कर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा इस लॉकडाउन के बाद, ठीक है। अब देखिए पहले हम इस एक्ट की बात कर लेते हैं, फिर आर्टिकल में चलेंगे। इसका एम है टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट। एक जगह से दूसरी जगह पर, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई माइग्रेंट जाते हैं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए और उनको एक प्रॉपर फेयर कंडीशन मिल पाए एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये इसका उद्देश्य है। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग सिस्टम, और इसमें इस सिस्टम को भी बरकरार किया गया कि इसमें रजिस्टर किया जाएगा। अब जब हम माइग्रेंट वर्कर को रजिस्टर कर देंगे तो फिर उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना पड़ेगा वर्कर के साथ। इक्वल वेज प्रोवाइड करना होगा आपको, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे राज्य का है तो आप इनको ज़्यादा सैलरी देंगे, दूसरे राज्य का है तो सैलरी कम देंगे, ऐसा नहीं, आपको इक्वल वेजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। माइग्रेंट वर्कर को भी अलाउंस देना होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो उसका अलाउंस देना होगा, जर्नी अलाउंस देना होगा, पेमेंट ऑफ वेजेस, ये सब इसमें मौजूद है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया। एंड रेगुलर पेमेंट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन हो गया, सारे जो वर्कर थे वो रोड पर पैदल निकल चले अपने घर की तरफ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था। और अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका होता प्रॉपर तरीके से तो ये स्थिति तो नहीं आती आज, राइट। देखते हैं आर्टिकल में क्या कहना है इनका। देखिए आर्टिकल जो लिख रहे हैं वो गवर्नर हैं राजस्थान के, ठीक है, तो प्रो गवर्नमेंट ही लिख रहे हैं वो, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कुछ इश्यूज को उन्होंने डिस्कस किया है, वो जानना ज़रूरी है। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बिकॉज वहाँ से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और इस लॉकडाउन के बाद लोग वापस आ रहे हैं बड़ी तादाद में। फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, ये भी ऐसे राज्य हैं जिनके माइग्रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनका एम्प्लॉयमेंट जो जरिया है वो कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री, डोमेस्टिक वर्क, टेक्सटाइल, ये सब है, ठीक है। नाउ माइग्रेशन इज नीदर यूनिक नॉर न्यू टू इंडिया। इनका कहना है कि जो माइग्रेशन है एक जगह से दूसरी जगह पर जब लोग जाते हैं तो ये कोई नई चीज़ नहीं है भारत के लिए, ये यूनिक नहीं है और नया भी नहीं है। इसके लिए प्रॉपर प्लान होने की ज़रूरत है। और अभी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है माइग्रेंट वर्कर्स पर, उसको इश्यूज को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इनका कहना है नीड टू प्रोवाइड अनडिवाइडेड अटेंशन प्रोवाइड करना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर एक डाटा भी लिखते हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि टोटल 91% इनफॉर्मल वर्कर हैं। 2017-18 का ये डाटा है जिसमें कहा गया है कि कितने 91% जो वर्कर है वो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। तो इनको, इसका मतलब है कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है, इसीलिए इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए और माइग्रेंट वर्कर को भी यहाँ पर हेल्प करने की ज़रूरत है। खास करके जो सर्कुलर अर्बन माइग्रेंट्स हैं, जो कि जैसे रहते तो गांव में हैं या लेकिन काम के लिए शहरों में जाते हैं, तो यहाँ इनको हेल्प करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सब कुछ उनको दिया जाना चाहिए। माइग्रेंट लेबरर्स हु आर मोस्टली फ्रॉम रूरल एरिया बट लिव मोस्ट इन द एरिया ऑफ द सिटीज़ फॉर द वर्क, तो वो बिलोंग तो करते हैं रूरल एरिया से लेकिन काम के लिए वो शहरों में जाते हैं और वहीं पर वो इनकम पर डिपेंड करते हैं। लेकिन इस पेंडेमिक के बाद क्या हुआ, सारी चीज़ें बंद हो गई उनके लिए। एंड देर इज़ नो सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ माइग्रेंट वर्कर। अब क्या है कि कोई माइग्रेंट वर्कर के लिए कोई ऐसा रजिस्ट्री तो है नहीं, किसी कहीं पर उनको रजिस्टर नहीं किया गया है, जबकि एक्ट एग्जिस्ट करता है। द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन जिसकी भी हम बात कर रहे थे, वो एक्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन तब भी कोई ऐसा रजिस्ट्री अभी तक माइग्रेंट वर्कर का किसी राज्य में नहीं किया गया। एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट।
अब इनका कहना है कि ये कोड जो लाया गया है पार्लियामेंट में, उसमें माइग्रेंट वर्कर को प्रोटेक्शन और राइट्स प्रोवाइड करने के लिए टोटल 13 ऐसे लेबर लॉज हैं जिनको कि मर्ज किया गया है, जिसमें से एक ये 1979 का एक्ट भी है। ठीक है, तो इनका कहना है कि अब जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। अभी कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो इसने हर एक सेक्टर को हिट किया है, एग्रीकल्चर से लेकर के सप्लाई चेन, फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से जुड़े हुए लाइवलीहुड, इन सभी को इसने अफेक्ट किया है। और अप्रॉक्स ऑल ओवर द स्टेट, ऐसा नहीं कि कोई एक दो राज्य से प्रभावित हुए हैं, ऑलमोस्ट जितने राज्य हैं वो सभी से प्रभावित हुए हैं। और शॉर्ट ड्यूरेशन में खास करके जो लेबरर हैं उनकी भी कमी हो गई है, जो एग्रेरियन स्टेट है वो भी शॉर्टेज ऑफ लेबर महसूस कर रहे हैं इस लॉकडाउन के बाद से। इसके बाद इसने कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी काफ़ी तगड़े से हिट किया है। लेकिन इनका कहना है कि जो वन नेशन वन राशन कार्ड लाया गया है अभी रिसेंटली, उसने वो काफ़ी सारे वर्कर को हेल्प करेगा। और इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाएगा मार्च 2021 में, तो टोटल 670 मिलियन पीपल इससे बेनिफिटेड होंगे। तो ये एक डाटा है, ठीक है ना, इस डाटा को यूज़ अपने आंसर वगैरह में कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, और इससे जुड़े जो भी इश्यूज आपके सामने आ रहे हैं उनको रिड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने लगातार माइग्रेंट वर्कर को हेल्प करने के लिए कई सारे अनाउंसमेंट किए, जिसमें कि स्मॉल फार्मर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, सभी के लिए स्कीम्स लाए गए। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने नाबार्ड में एक्स्ट्रा एलोकेशन भी किया, ठीक है, 30,000 करोड़ रुपीज़ का, जो कि गांव में जो लौट रहे हैं वर्कर उनको हेल्प करेगा। साथ में रबी हार्वेस्ट और इन सब से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम आएगी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, उसको वो हेल्प करेंगे। ठीक है, 2 लाख करोड़ कंसेशनल क्रेडिट विल बी प्रोवाइडेड टू 2 करोड़ फार्मर्स। वहीं फार्मर्स को अलग स्कीम्स के माध्यम से भी डायरेक्ट पैसे अलोकेट किए जा रहे हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे सिटीज़ में, जहाँ पे अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनवाए जाएंगे पीपीपी मोड में, ठीक है, पब्लिक पार्टनरशिप मोड में बनवाए जाएंगे। और उसके बाद मतलब ये बता रहे हैं कि सेंटर कैसे कैसे हेल्प कर रही है माइग्रेंट वर्कर को, और जब ये सारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा अनाउंसमेंट, तो इससे 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर जो है वो बेनिफिटेड होंगे। ठीक है, स्पीडी एंड इफेक्टिव रिस्पांस, लेकिन हाँ, इन सभी में स्पीडी और इफेक्टिव रिस्पांस का होना बहुत ज़रूरी है स्टेट में एज वेल एज सेंटर में, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर है उनके ग्रोथ और स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगातार काम किया जा सके। और साथ में जो वर्कर हैं जो विलेज लेवल पर काम करती हैं, आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं और आशाज हैं, एएनएम्स हैं, उनको भी हेल्प करने की ज़रूरत है, और वो सरकार लगातार कर रही है अलग अलग रिजोल्यूशंस के माध्यम से। ठीक है, कंक्लूजन में कहना है इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ माइग्रेंट वर्कर रिक्वायर लेवरेजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड जैम ट्रिनिटी। जो जनधन आधार मोबाइल कॉन्सेप्ट सरकार लेके आई थी, उसका इस्तेमाल करके उनके चैलेंजेस को रिजॉल्व किया जा सकता है, और हमें इसको रिजॉल्व करना ही होगा। ऐसी कोई भी परिस्थिति आगे ना आने पाए, उसके लिए हमें आज ही तैयार होना पड़ेगा। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा। इसको आपको आंसर लिखना है। रिक्वेस्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हेल्थ केयर अमेंडमेंट एक्ट पर पहला स्टेटमेंट मेक्स committing suicide and non-criminal offense. It fulfills India's commitment on Convention on Persons with Disability. सही आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले गालवान रिवर पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कल, और इसमें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। काराकोरम रेंज से ओरिजिनेट होती है, और जो ये ट्रिब्यूटरी है अपस्ट्रीम इंडस रिवर की, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल, शिप किला कहाँ पर सिचुएटेड है? शिप किला सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नन ऑफ देम। आंसर इज डी, लद्दाख में है ये शिप किला, तो नन ऑफ देम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, इसके बारे में पूछा गया था कि मैच द फॉलोइंग था, ये बेसिकली करेक्ट पूछा गया था। यहाँ पर शो मोरेरी लद्दाख में ही है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, और पोंगोंग शो लेक लद्दाख में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोंगोंग शो को रामसार लिस्ट में भी डालने की बात चल रही है, और अभी जो स्टैंड ऑफ है वो भी यहीं पे हुआ था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड आई रियली नीड इट। कमेंट ज़रूर कीजिए, जो भी लोग देखते हैं वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए। यूर मोस्ट वेलकम। आप अपने सुझाव भी रख सकते हैं,
चैनल यही होगा, इसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। वो चैनल, उस पर हमने बहुत मेहनत किया था, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया था, बट आई डोंट नो कि जो भी हुआ, खैर अब हम इस चैनल पर लगते हैं और इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, पॉसिबल हो तो स्टेटस में ज़रूर डालिए, ताकि आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपसे जुड़े हुए बाकी जो लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे और वो भी हमसे जुड़ जाएं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, हम लोग मंडे को मिलेंगे और मैं ज़रूर कोशिश कर रही हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम मैं आपके लिए सेट कर दूँ, ताकि आपका जो अलग टाइम टेबल है वो सब मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एक और चीज़, कमेंट बॉक्स में आप ये बता सकते हैं कि वीडियो को मॉर्निंग में लाना सही रहेगा या फिर इवनिंग में। मॉर्निंग में फिर भी कुछ तो मैं आपको 12 o'clock तक ला सकती हूँ वीडियो को, उससे पहले मुश्किल होगा बिकॉज हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। और इवनिंग में फिर आप कोई एक पर्टिकुलर टाइम अपना बता सकते हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।